नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट नंबर 3 है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप अंत तक वीडियो को देखें क्योंकि सारे ही सवाल मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के सवाल लिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने दो पार्ट बनाए हुए हैं तो उसको भी एक बार आप ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन में बोला है कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड आर एडेड इन द रेशियो 2:4। अब 2:4 दिया है, आप इसको डायरेक्ट 1:2 भी लिख सकते हैं ना, 1:2। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा 1:2 कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज़ आया था इसलिए मैंने 2:4 ही लिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1:2 कर लिए। अब बोला है कि इसमें से बड़ा वाला जो एंगल होगा उसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आया है सप्लीमेंट्री एंगल। तो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ, एक होता है सप्लीमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो अगर दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं यानी कि पूरक हैं तो उनका जो योग होता है, उनका जो सम होता है वह 90 होता है। ठीक है, और अगर एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो उनका जो योग होता है, सम होता है, वह कितना होता है, 180 डिग्री। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या बोला है कि 1:2 का रेशियो है तो बड़ा वाला एंगल आपको बताना है। तो अभी मैंने बताया कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका योग कितना होता है, 180, और इसका योग कितना है 1:2, कितना हो जाएगा 3, यानी 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना आया 180। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। तो बड़ा वाला एंगल कितना आ जाएगा 2 × 60 यानी कि 120। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 120। छोटा वाला एंगल पूछेगा 60 डिग्री आ जाएगा। आप इसका योग करोगे 180 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस बोलेगा 60 आ जाएगा। कुछ भी पूछे आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज़ याद कर लेना कि अगर कोई भी एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 90 होता है और एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 180 होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल हमारा है टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड 300 मीटर लॉन्ग आर गोइंग पैरेलल इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 90 मीटर पर मिनट एंड 60 मीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर। यहाँ एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, दो कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको। पहला ये कि अगर कोई ट्रेन है, वह एक पुल को, एक स्टेशन को, मतलब प्लेटफॉर्म को, या फिर एक टनल को, या फिर एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, तो मान लो अगर इसका लेंथ x है और इसका लेंथ क्या है, y है। ये एक टनल हो सकता है, एक पुल हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, या फिर दूसरी ट्रेन हो सकती है। तो अगर इसको ये ट्रेन क्रॉस करती है, जो टोटल दूरी इसको तय करनी पड़ेगी वह x + y, यानी कि इसकी खुद की दूरी प्लस उस टनल की, उस प्लेटफॉर्म की, या फिर उस ट्रेन की लंबाई पूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कुल दूरी x + y हो जाएगी। लेकिन अगर यही ट्रेन एक खंभे को पार करेगी तो इसे सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करना पड़ता है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि अगर दो ट्रेन्स हैं, वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आती हैं, ठीक है, दो ट्रेन्स हो सकती हैं, दो कार्स हो सकती हैं, दो इंसान हो सकते हैं। तो अगर मान लो इसका स्पीड s1 है, इसका स्पीड s2 है, और ये एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वह s1 + s2, यानी स्पीड इनका जुड़ जाता है। लेकिन अगर यही एक दूसरे के ही दिशा में, यानी ये भी इसी दिशा में और ये भी इसी दिशा में अगर चलेंगे तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वह क्या होता है, घट जाता है, s1 - s2 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है कि अगर दो ट्रेन्स हैं एक ही दिशा में जा रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी s1 - s2 हो जाएगा। और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर एक दूसरे की ओर आ रही हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, उनका जुड़ जाएगा। ठीक है, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो ट्रेन हैं, लंबाइयाँ 150 और 300 मीटर हैं, स्पीड उनका 90 और 60 दिया गया है।
तो एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। दो ट्रेन्स हैं मतलब क्या होगा, लंबाइयाँ जुड़ जाएंगी। तो लंबाई कितनी हो जाएगी 150 प्लस 300 मीटर, यानी कि 450 मीटर। 450 मीटर दूरी जो है इनको तय करना है, और इसका जो स्पीड है वह कितना कितना है, तो 90 मीटर एंड 60 मीटर। और अभी मैंने ये बताया कि अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये लोग चल रही हैं, ट्रेन्स अगर चल रही हैं तो उनका स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ 90 प्लस 60 हो जाएगा, यानी कि 150 मीटर पर मिनट। इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा 15 तियाँ 45, यानी 3 मिनट में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे वो ट्रेन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको याद रखिएगा कि एग्जाम में क्या होगा कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले ना मिले, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि ट्रेन्स का स्पीड कैसे जुड़ता है या फिर कैसे माइनस होता है, ठीक है, तो उसको याद रखना है अच्छे से। अब इस सवाल को तो क्या ही कहना, इसमें आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, इतना आसान सवाल है, और ये आपके एसएससी द्वारा पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। बोला है ए मैन इनकर्स ए लॉस ऑफ 19% ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर ₹1000। व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब ये कि एक आदमी, पहले चीज़ बताओ, मतलब हिंदी में क्वेश्चन पहले समझा देता हूँ। एक आदमी है, उसको 19% का घाटा होता है जब एक सामान को वह 1000 रुपये में क्या करता है, बेचता है। तो अगर मान लो कि मेरे पास कोई सामान है और मैंने उसे 1000 रुपये में बेच दिया और मुझे घाटा हो गया, इसका मतलब क्या है कि वह सामान का रेट जो होगा, कॉस्ट प्राइस है, 1000 से ज़्यादा होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होगा ही होगा, होना चाहिए क्या, होगा ही। तो अगर 1000 से ज़्यादा होगा तो ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जो 1000 से ज़्यादा हो। अगर मैं ऑप्शन चेक करूं तो ये तो 700 है, पहले ही कट गया, ये 800 है, ये भी कट गया, ये 400 है, ये भी कट गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन है 1 2 3 4.56 जो कि 1000 से ज़्यादा है, तो यही इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और यही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। तो ऐसे सवाल भी एसएससी एग्ज़ाम में देती है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है आगे। तो इसको अब मैं आगे क्या ही सॉल्व कराऊँ, बस समझ जाओ इसको, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं करा ही देता हूँ। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको पहुँचा दूंगा जगह तक जहाँ तक जाना है। मान लो कि 100 रुपये क्या, 100 यूनिट क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है, और इस पर 19% का क्या हुआ, इसको लॉस हो गया, ठीक है। तो अगर 100 का उसका कॉस्ट प्राइस है, 19 का लॉस होता है, तो 81 उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। और 81 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1000। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1000 है ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1000 बटे 81। 1000 बटे 81 इसका क्या आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू। तो हमें 100 यूनिट का मान निकालना है क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1000 बटे 81। अब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपको अल्टीमेटली यही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीक़ों से बता दिया आपको, बेसिक से भी और किस तरीके से एग्ज़ाम में इसको टिक करके आना है उस तरीके से भी। ये एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ये सवाल काफ़ी बड़ा दिख रहा है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। बोला है कि 3 फ्रेंड्स ए बी सी हैव टेकन लोन फ्रॉम द बैंक एंड इन्वेस्टेड इट इन अ पार्टनरशिप बिजनेस। Okay. Further, they have made personal contribution of 8,000, 10,000 and 12,000 respectively in the same business as well. At the end of the year, they, they could pay the early return of 5,000 to the bank out of their profit of 13,400. Find the रेशियो ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट अमॉन्ग दिस फ्रेंड्स। मतलब ये कि 3 दोस्त हैं, उन्होंने बैंक से कुछ लोन लिया और अपने पास से 8,000, 10,000 और 12,000 रुपये लगाए। साल के अंत में उनको 13,400 का फ़ायदा हुआ। उसमें से उन्होंने 5,000 रुपये बैंक को दे दिए और बाकी बचे हुए पैसे में से अपने अपने हिस्से ले लिए। तो कितने कितने रुपए उनके हिस्से में आए वही हमसे पूछ रहा है। देखते हैं कैसे ये सवाल होगा। देखो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब भी ऐसे सवाल आपको दिखें तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि तीनों लोग मान लो यहाँ जो लगे हैं बिजनेस में, उन्होंने बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया है क्या। अगर बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा तब तो मज़े ही आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो जनरली आप क्या करोगे कि ऐसे लिखोगे, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है वह
कैपिटल के हिसाब से ही बढ़ता है, यानी जिस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट करते हो उसी हिसाब से आपको फ़ायदा भी मिलता है। मान लो 4 दोस्त हो और चारों ने, किसी ने 100 रुपये, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 300 रुपये और किसी ने 400 रुपये इन्वेस्ट किया, तो जो फ़ायदा होगा वो भी इसी हिसाब से, जिसने सबसे ज़्यादा पैसा दिया होगा उसको सबसे ज़्यादा मिलेगा और जिसने कम पैसा दिया होगा उसको सबसे कम मिलेगा। ठीक है। जनरली यह सवाल को लोग कैसे करते हैं कि लिखेंगे पहले 8000 इंटू 12, क्योंकि एक साल के लिए किया गया है, उसके बाद 10,000 गुणे 12, उसके बाद 12,000 गुणे 12, फिर 12 से 12 को काटेंगे, फिर यहाँ से 0 से 0 को काटेंगे और फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे और वहाँ पे ऐसा कुछ दिखे कि भाई तीनों बराबर समय के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं और बीच में कोई ना पैसा निकाल रहा है ना कोई पैसा डाल रहा है, तो सीधा हम क्या करेंगे, टाइम वाले फैक्टर को हटा ही देंगे, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं होता है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 3 0 तीनों में से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली ए, बी और सी का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वह 8, 10 और 12 का आ जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 2 छके 12 आ जाएगा। ओके। और इनका जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है 13,400 का, उसमें से 5,000 इन लोगों ने क्या किया, वापस कर दिया बैंक को। तो 13,400 में से जब आप 5,000 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा, 8,400। अब ये 8,400 रुपये ही इनमें बराबर बराबर नहीं, इनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बटेगा, इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बटेगा। ठीक है। तो 8400 बराबर किसके होगा, 6 5 11 और 4 15 के, 15 यूनिट बराबर है 8400 के। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 और 15 छके 90, 1 यूनिट बराबर 560। तो एक अगर प्रॉफिट निकालें तो 4 इंटू 560, सॉल्व करो, 4 0 0, 4 छके 24 और 4 पच्चे 20 और 2 22, 2240 हो गया ए का। बी का निकालेंगे तो 5 इंटू 560 इज इक्वल टू 5 0 0, 5 छके 30 और 5 पच्चे 25 और 3 28 आ गया। वैसे सी का अगर निकालेंगे तो 6 इंटू 560, 0 6 6 36, 6 पच्चे 30 और 3 कितना हो जाएगा, 33। ठीक है। तो ऑप्शन अगर आप चेक कर लो, 2240, 2240, 2800, 2800, 3360, 3360, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इतने बड़े सवाल को इतने आराम से आप कर सकते हैं। ये मैंने इतना एक्सप्लेन किया तब जाके आपको इतना टाइम लगा, नहीं तो ये सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है। लेकिन वही है कि आपको जो एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है वह इस तरीके से लिखेंगे तब आपका टाइम बचेगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। देखो ये आपका CISI का सवाल है। इसमें बोला है कि ₹9200 यानी 9200 इज इन्वेस्टेड एट द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 25% पर एनम फॉर 2 years. व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्नड आफ्टर द एंड ऑफ 2 year पीरियड। यानी कि 9200 रुपये जो है उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के 25% के रेट पे क्या किया गया है, जमा किया गया है। तो 2 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा वह कितना होगा बताना है। इसमें फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मूला भूल जाओ। ठीक है। कैसे होगा मैं बताता हूँ। 25% रेट दिया है तो उसको फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। ठीक है। तो मतलब 4 रुपये है, एक साल में 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले साल 4 रुपये, 5 हो जाएगा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16 और 5 पच्चे 25। ठीक है। तो 16 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 2 सालों में कितना आ गया, 25 आ गया। ठीक है। 16 आपने इन्वेस्ट किया और आपको 25 जो है मिल गया। तो यहाँ का डिफरेंस कितना आया, 9 का इंटरेस्ट मिला आपको। ठीक है। 16 आपने जमा किया, आपको 25 रुपये मिला, फ़ायदा कितने का हुआ, 9 का हुआ। यही तो इंटरेस्ट है, जो फ़ायदा हुआ वही तो ब्याज है ना आपका। और यहाँ पे 16 का वैल्यू दिया गया है कि 16 यूनिट इज इक्वल टू 9200। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो कितना आएगा, 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80, 16 सत्ते 112 और फिर 16 पच्चे 80। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 575। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 575। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इंटरेस्ट कितना आया है। तो इंटरेस्ट 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 9 इंटू 575 कर लेंगे, 9 पच्चे 45, 9 सत्ते 63 और 4 कितना हो जाएगा, 67 के 7 हासिल 6 और 9 पचे 45,
और 6 कितना हो जाएगा 51, यानी 5,175 रुपये जो है आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आपसे अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा होता कि उसका अमाउंट कितना हुआ, तो यहाँ से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली 575, इसको 25 से गुणा कर देते तो उसका मिश्र धन यानी कि अमाउंट भी निकल जाता। तो इतने आसान तरीके से आप बिना किसी फॉर्मूले के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका जो भी फीडबैक होता है अच्छा, वो हमें मोटिवेट करता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही साथ बनाए रखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।